अब हम बात करते हैं, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर के पीसीओएस के। तो पिछले लेक्चर में पीसीओएस का ये इमेज दिखाना रह गया था। तो यूएसजी पे पीसीओएस कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, बहुत सारे आपको नंबर ऑफ फॉलिकल्स दिखाई देंगे। यूएसजी क्राइटेरिया में भी आपको बताया गया था कि मोर देन 20 फॉलिकल्स होने चाहिए, छोटे छोटे साइज के, जिनकी साइज 2 to 9 मिलीमीटर के बीच में होती है। तो जैसे आपको पेरिफेरली जैसे बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स दिख रहे हैं ना, ऐसे ही आपको पीसीएस में देखते हैं यूएसजी के ऊपर। और इस पैटर्न को हम नेकलेस पैटर्न या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये रॉटरडैम क्राइटेरिया का पार्ट नहीं है। अदर यूएसडी फाइंडिंग्स क्या हो सकती है पीसीओएस की? वो हो सकती है थिक कैप्सूल, इंक्रीज ट्रॉमा। लेकिन ये दोनों भी आपके रॉटरडैम क्राइटेरिया का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो अब अगला पार्ट हम पढ़ते हैं पीसीओएस का, जिसमें हम पढ़ने वाले थे कि कैसे हम जो है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करेंगे पीसीओएस के अंदर। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी का कॉज क्या होता है पीसीओएस के अंदर? वो होता है एन ओवुलेशन, मतलब ओवुलेशन नहीं हो रहा। अब ओवुलेशन क्यों नहीं हो रहा फीमेल के अंदर? ड्यू टू अरेस्टेड फॉलिकुलोजेनेसिस। इसके भी दो कॉज थे, एक था एफएसएच रेजिस्टेंस और दूसरा था इंक्रीज्ड एंड्रोजन लेवल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते फॉर अरेस्टेड फॉलिकुलर ग्रोथ। ठीक है। तो पहली जो एडवाइस आप दोगे फीमेल को कि इनफर्टिलिटी के लिए, वो तो ये दोगे कि भाई तुम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो और वेट लॉस करो। ओके। 5 to 10% फीमेल्स में आफ्टर वेट लॉस ये देखा गया है कि स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन जो है वो रिज्यूम हो जाता है। इसलिए पहली एडवाइस जो दोगे वो तो ये रहेगी कि भाई तुम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, वेट वेट लॉस करो। हो सकता है कि स्पॉन्टेनियसली ओवुलेशन जो है वो रिज्यूम कर जाए। लेकिन अगर आपकी फीमेल जो है वो मोर देन 35 ईयर्स की एज है, तो आप उसको ये सब नहीं बोलोगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, वेट लॉस करो। ऑलरेडी जो मोर देन 35 ईयर्स की फीमेल है ना, उसकी फर्टिलिटी डिक्लाइन पे है। तो उस पर डायरेक्टली तुम जो है ओवुलेशन इंडक्शन थेरेपी जो है डायरेक्टली शुरू कर दोगे। अब ओवुलेशन इंडक्शन थेरेपी कैसी होती है पीसीओएस के अंदर? उसमें जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज लेट्रोजोल, और दूसरा होता है क्लोमिफेन साइट्रेट। इसमें आप समझ तो गए होगे कि लेट्रोजोल को आपको पहले यूज करना है, फिर बाद में आपको अगर अगर लेट्रोजोल से कुछ प्रॉब्लम है, लेट्रोजोल आपकी फीमेल यूज नहीं कर सकती, तो उस केस में जो है आपको क्लोमिफेन साइट्रेट यूज करना है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या आपका फॉर ओवुलेशन इंडक्शन इन पीसीओएस? इट इज लेट्रोजोल। लेट्रोजोल क्या है? एक अरोमेटेज इनहिबिटर है जो कि एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। आपको पता है अरोमेटेज कहां पर काम करता था? अरोमेटेज जो था पेरिफेरल कन्वर्जन में मदद करता था। जो एडिपोज टिश्यू में आपकी E1 का फॉर्मेशन होता था ना, जो मैंने आपको फिजियोलॉजी के अंदर बताया हुआ है, वहां पर अरोमेटेज मदद करता था। जब इसको हम इनिबिट कर देंगे तो वो पेरिफेरल कन्वर्जन जो था एस्ट्रोजन का, वो बंद हो जाएगा, जिसके कारण एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक डिक्रीज कर जाएगा। जब नेगेटिव फीडबैक डिक्रीज कर जाएगा तो एफएसएच का प्रोडक्शन आपके गोनाडोट्रोपिन्स में वो बढ़ जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच, जो ग्रोथ है आपके डोमिनेंट फॉलिकल की वो शुरू हो जाएगी और ओवुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत। जो दूसरा ड्रग आप यूज कर सकते हो दैट इज क्लोमिफेन साइट्रेट, जो कि एक सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। मतलब कुछ एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे ये जो है एंटागोनिस्ट का काम करता है, तो कुछ रिसेप्टर के ऊपर ये जो है अगोनिस्ट का काम करता है। अब क्लोमिफेन साइट्रेट जो है ये एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है एट द हाइयर सेंटर्स, और वहां पे ब्लॉक कर देता है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को। इसकी तरह काम करता है एट द हाइयर सेंटर, और ब्लॉक कर देता है हाइयर सेंटर के एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को, जिसके कारण जो नेगेटिव फीडबैक जाता है ऊपर ना हायर सेंटर्स पे ड्यू टू एस्ट्रोजन, वो डिक्रीज कर जाता है। जैसे नेगेटिव फीडबैक डिक्रीज करेगा वैसे आपके एफएसएच का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और दोनों फिर ये बेसिकली क्या करेगा, रिजल्ट करेगा इन द ग्रोथ ऑफ द डोमिनेंट फॉलिकल। ये जो दोनों है ये एफएसएच प्रोडक्शन इंक्रीज करके डोमिनेंट फॉलिकल की ग्रोथ करवा रहे हैं। दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग है, एक अरोमेटेज इनहिबिटर है, एक एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। लेकिन हम लेट्रोजोल को क्यों यूज करते हैं क्लोमिफेन साइट्रेट के ऊपर? उसके कुछ कारण है, जैसे कि समझाते हैं। जो लेट्रोजोल है ये मोनोफॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है, मतलब एक ही फॉलिकल को डोमिनेंट फॉलिकल बनवाएगा। लेकिन जो क्लोमिफेन साइट्रेट है ये मल्टी फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है, जिसके कारण मल्टी फीटल प्रेगनेंसी की रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए आप जो है क्लोमिफेन साइट्रेट के ऊपर लेट्रोजोल को प्रेफर करते हैं। जो हाफ लाइफ है आपके लेट्रोजोल की वो सिर्फ 2 दिन है, तो वही क्लोमिफेन साइट्रेट की जो हाफ लाइफ है बहुत बड़ी है, 2 हफ्ते है। अगर मान लीजिए 2 हफ्तों के अंदर मदर कंसीव कर गई, तो जो बेबी है वो इस ज्यादा हाफ लाइफ के कारण क्लोमिफेन साइट्रेट से एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए आप ये नहीं चाहते कि जो बच्चा है ये क्लोमिफेन साइट्रेट से एक्सपोज हो। इसलिए जो है दिस ड्रग इज लेस सेफर एज कंपेयर टू लेट्रोजोल, विच इज मोर सेफर, क्योंकि इसका हाफ टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है। इसलिए इसका बेटर लाइव बर्थ रेट भी है लेट्रोजोल का एज कंपेयर टू क्लोमिफेन साइट्रेट। दूसरे क्या डिफरेंस है? जो आपका क्लोमिफेन साइट्रेट है ये एंटागोनिस्ट की तरह ही काम करता है एंडोमेट्रियम के ऊपर और सर्वाइकल म्यूकस के ऊपर भी, जिसके कारण ये एंडोमेट्रियम को थिन और सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देता है। जब ये ऐसा कर देगा कि एंडोमेट्रियम को थिन बना देगा, सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देगा, तो इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाएंगे? प्रेगनेंसी के चांसेस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। और जो आपका लेट्रोजोल होता है ये एंडोमेट्रियम पे और सर्वाइकल म्यूकस पे कोई खराब इफेक्ट तो बिल्कुल शो नहीं करता। इसीलिए क्लोमिफेन साइट्रेट जो है
ये ओवुलेशन तो करवा देता है, ओवुलेशन कराने में बहुत माहिर है, 100 में से 80% ओवुलेशन ये करवा देगा, लेकिन प्रेगनेंसी का रेट बहुत कम है, 40% है सर। तो ओवुलेशन तो करवा देता है क्लोमिफेन सिट्रेट, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं करा पाता, क्यों? क्योंकि वो एंडोमेट्रियम को थिन और सर्वाइकल म्यूकस को थिक करा देता है। जब हम बात करते हैं रिस्क ऑफ ओएचएसएस, दैट इज ओवरी हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, तो दोनों की रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल ही है, चाहे वो क्लोमिफेन सिट्रेट हो चाहे लेट्रोजोल हो, दोनों जो है नेग्लिजिबली कॉज करते हैं ओएचएसएस। ठीक है, जब साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो लेट्रोजोल जो है ये वेल टॉलरेटेड ड्रग है, सिर्फ नोजिया और वॉमिटिंग कॉज करता है। और अगर बात करते हैं आपके दूसरे ड्रग दैट इज क्लोमिफेन सिट्रेट की, तो इसकी जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है दैट इज हॉट फ्लैश, सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है ओवेरियन सिस्ट फॉर्मेशन, और ट्विन प्रेगनेंसी भी जो है ये कॉज कर सकता है, क्योंकि मल्टी फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता था। ठीक है, 6 to 8% पेशेंट्स के अंदर और जो यूज करते हैं क्लोमिफेन साइट्रेट को, उनके अंदर आपको ट्विन प्रेगनेंसी भी देखने को मिलती है। कौन सा साइड इफेक्ट जो है अगर वो आपको दिख गया तो फिर आपको क्लोमिफेन साइट्रेट बंद करना पड़ेगा, तो वो है विजुअल डिस्टर्बेंसेस। दिस साइड इफेक्ट इज एन इंडिकेशन टू स्टॉप क्लोमिफेन साइट्रेट। ठीक है, दोनों, चाहे वो लेट्रोजोल हो चाहे वो क्लोमिफेन सिट्रेट हो, दोनों को 5 दिन के लिए देना है इन दी फॉलिकुलर फेज। दोनों को कब देना है? 5 दिन के लिए देना है इन दी फॉलिकुलर फेज। लेट्रोजोल को आपको स्टार्ट करना है डे 2 डे 3 पे, तो वही क्लोमिफेन सिट्रेट को स्टार्ट करना है डे 5। दोनों के डोजेस दिए हुए पढ़ सकते हो, मैक्सिमम डोज भी दिया और जो यूजुअल आपको डोज देना है वो भी दिया हुआ है। अगर कोई फीमेल सीसी पे है, मतलब क्लोमिफेन सिट्रेट पे है और कंज्यूम नहीं कर पा रही, तो फिर उसको लेट्रोजोल पे चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी लेट्रोजोल पे है कोई फीमेल और कंज्यूम नहीं कर पा रही, तो आप सेकंड लाइन ड्रग्स की तरफ जाइए, ना कि क्लोमिफेन सिट्रेट के ऊपर। सेकंड लाइन ड्रग्स क्या है? सेकंड लाइन ड्रग्स में आपके बेसिकली दो चीजें हैं, और जो दोनों इक्वली इफेक्टिव है, दोनों इक्वली इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी हम इंजेक्शन गोनाडोट्रोपिन को ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। रीजन क्या है? रीजन यह है कि लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग जो है ये एक सर्जरी है, इसमें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, इसके दो रिस्क होते हैं, फाइब्रोसिस एंड प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। इसलिए सर्जरी को हम कम ही प्रेफर करते हैं, इसलिए हम पहले मेडिसिनल ट्रीटमेंट दैट इज इंजेक्शन गोनाडोट्रोपिन, जिसमें हम इंजेक्शन देंगे एफएसएल के बेसिकली, उसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो फॉर्मुलेशन होते हैं इंजेक्शन गोनाडोट्रोपिन के। पहला होता है इंजेक्शन ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन। इसमें जो पोस्ट मेनोपॉजल होती है वुमेन होती है, उनके यूरिन में से हम जो है ये एक्सट्रैक्ट करते हैं ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन और वो देते हैं फीमेल को। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको फीमेल को सिर्फ एफएसएच देना था ताकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो, ओवुलेशन हो, लेकिन इस ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन के अंदर एफएसएच और एलएच दोनों 1:1 के रेशो में प्रेजेंट होता है। देयरफॉर हम इसको कम यूज करते हैं, इसीलिए एलएच के कारण जो आपको चीजें नहीं चाहिए थी वो भी आ जाती है। ठीक है, और इसके अंदर वी विल सी द इंक्रीज रिस्क ऑफ मल्टीफिटल प्रेगनेंसी एज वेल एज ओएचएसएस, ये दोनों की इंक्रीज रिस्क रहेगी आफ्टर द यूज ऑफ इंजेक्शन एचएमजी। फिर हम बात करते हैं इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट एफएसएच। तो देखो, इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट एफएसएच जो है ना, ये पहली बात तो एक्सपेंसिव है और मोर पोटेंट है। ज्यादा पोटेंट होने के कारण ये जो दो चीजों की रिस्क बढ़ रही थी ना एचएमजी के कारण, इसकी रिस्क ज्यादा रहेगी और ज्यादा रहेगी विद इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट एफएसएच, दैट इज इंक्रीज रिस्क ऑफ मल्टीपिटल प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ओएचएसएस, और ज्यादा रिस्क रहेगी। ओके, इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट एफएसएच का बस ये फायदा है कि अब यहाँ पर एलएच हम नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ एफएसएच दे रहे हैं, जो कि जरूरत थी आपके पेशेंट को। अगर मान लीजिए इस सेकंड लाइन ड्रग्स को भी आप नहीं कर पाते अच्छे से यूज, मतलब फीमेल कंज्यूम नहीं कर पाती, तो आपके पास थर्ड लाइन जो होता है वो होता है आईवीएफ। बेसिकली आईवीएफ के अंदर जो साइड इफेक्ट होता है आईवीएफ का, वो होता है ओएचएसएस। अब ये जो हम हर जगह ओएचएसएस 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 पढ़ रहे हैं, उसको जरा समझते हैं, उसको समझते हैं क्या होता है ये ओएचएसएस। ओएचएसएस को देखने से पहले ये देख लीजिए, जो आपका सेकंड लाइन ड्रग्स हम पढ़ रहे थे उसमें लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग पढ़ा था ना, तो उसमें क्या करते हैं 3 से 6 पंचर करते हैं एक्चुअली हम ओवरी के अंदर, ओवेरियन डायथर्मी के नाम से भी इसको जानते हैं। ये सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होता है विच इज ओनली यूज्ड फॉर द इनफर्टिलिटी इन पीसीओएस, ओनली यूज्ड फॉर द इनफर्टिलिटी इन पीसीओएस। इन ये जो पंचर करते हैं हम ड्रिलिंग के थ्रू, ये स्ट्रोमा को डिक्रीज कर देंगे ओवरी के। जब ओवरी का स्ट्रोमा डिक्रीज हो जाएगा तो जो मेन सोर्स था पीसीओएस के अंदर एंड्रोजन्स का, ओवरी, वही कम हो जाएगा ना, स्ट्रोमा ही कम हो जाएगा, तो एंड्रोजन्स भी कम रिलीज होने लगेंगे। और हम जो है जो ड्रिलिंग करते हैं वो 40 वैट्स इंटू 4 सेकंड के लिए करते हैं पर पंचर। ठीक है, इतना ये तो याद नहीं भी रखोगे चले, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है, और ये इमेज आप देख लीजिए, लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग की है। फिर हम जो है बात कर रहे थे ओएचएसएस की। देखो ओएचएसएस को समझाते हैं आपको, हम क्या कर रहे थे ना, ये पीसीओएस है क्या? जी नहीं, पीसीओएस तो ये है नहीं। क्यों नहीं है पीसीओएस? क्योंकि पीसीओएस की इमेज तो ऐसी थी ना, छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स, छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स। यहाँ पर क्या छोटे छोटे फॉलिकल्स दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं, बड़े बड़े फॉलिकल्स दिख रहे हैं, लार्ज फॉलिकल्स है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ओवरी है ये हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरी है। दिस इज अ हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरी, जो कि किसने करवाई है? इंजेक्शन एचएमजी ने करवाई है या फिर रिकॉम्बिनेंट एफएसएच ने करवाई है। इन दोनों में से किसी भी इंजेक्शन ने ये हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरी का बनवाई है।
क्योंकि आप जैसे ये इंजेक्शन देते हो गोनाडोट्रोपिन के, तो ये बेसिकली आपके ओवरी को स्टिमुलेट करवा देता है, जो बेसिकली जिसके कारण क्या होता है, आपके बड़े बड़े फॉलिकल्स की ग्रोथ हो जाती है। अब मान लीजिए इस हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरी के अंदर, इस हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरी के अंदर आपने इंजेक्शन एचसीजी दे दिया, तो कुछ बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के अंदर, जिसको हम ओएचएसएस के नाम से जानते हैं, जिसको हम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डिटेल में पढ़ते हैं जो मैंने बताया अभी। हाँ, देखो ओएचएसएस, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, आपने इंजेक्शन एचएमजी या फिर रिकॉम्बिनेंट एफएसएच ये ड्रग दिया, जिससे क्या हुआ, मल्टीपल लार्ज फॉलिकल्स बन गए आपके ओवरी के अंदर, मल्टीपल लार्ज फॉलिकल्स बन गए। अब मल्टीपल लार्ज फॉलिकल्स का आपको क्या करवाना है, ओवुलेशन करवाना है। ओवुलेशन के लिए आप क्या देते हो, ओवुलेशन के लिए आप देते हो इंजेक्शन एचसीजी। अब ये इंजेक्शन एचसीजी जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर के ऊपर जाके काम करेंगे और रप्चर करवाएंगे फॉलिकल्स का। देखो आपको पता है ना, नॉर्मली आपके फॉलिकल्स रप्चर कब करते थे, वो रप्चर तब करते थे जब एलएच सर्ज होता था, उसके 36 घंटे बाद रप्चर करते थे, ठीक है। अब एलएच सर्च तो हम ला नहीं सकते, हम क्या कर रहे हैं, हम इंजेक्शन एचसीजी दे रहे हैं डायरेक्टली। इंजेक्शन एचसीजी जो है ये केमिकली सेम होता है एलएच के, इसलिए वो एलएच रिसेप्टर पे जाएगा और एलएच सर्च की तरह ही एक्शन लाएगा। इसलिए आपको जो है 36 आवर्स के बाद, 36 घंटे के बाद, इंजेक्शन एचसीजी के 36 घंटे के बाद जो है आपको ओवम को पिकअप कर लेना है और फिर इस ओवम को जो है आईवीएफ को भेज देना है। आईवीएफ में फिर उसका आप एम्ब्रियो बनाते बैठोगे, और ये जो रप्चर हुआ है फॉलिकल्स का, ये ओवम को तो रिलीज करेगा ही करेगा, साथ में फ्लूइड को भी रिलीज करेगा। इस फ्लूइड के अंदर वीईजीएफ प्रेजेंट रहेगा, जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर होता है। क्या होता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर होता है, ठीक है। अब आपको कब देना है इंजेक्शन एचसीजी, इंजेक्शन एचसीजी आपको कब देना है ये आपको याद रखना है। तो आपको मॉनिटर करते रहना है फॉलिकल्स के नंबर को और फॉलिकल्स की साइज को। जब फॉलिकल्स का नंबर मोर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा और उनकी साइज मोर देन 18 mm हो जाएगी, क्योंकि 18 mm जब हो जाती है तो मैच्योर हो जाता है फॉलिकल, जब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो फिर आपको इंजेक्शन एचसीजी जो है देना है। और आप ये याद रखें कि ये नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नॉर्मल रिस्पॉन्स है या नहीं ये भी चेक करना है। नॉर्मल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि एक फॉलिकल, एक डोमिनेंट फॉलिकल जो है 200 पिकोग्राम E2 को ही रिलीज करना चाहिए। अगर सीरम E2 के लेवल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ओके, जितने होने चाहिए उससे, मतलब मान लीजिए 4 डोमिनेंट फॉलिकल्स है तो आपको 800 पिकोग्राम E2 चाहिए। अगर इससे बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन मिल रहा है आपको बॉडी के अंदर, सीरम E2 मिल रहा है 800 से बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो फिर उस केस में आपको जो है इंजेक्शन एचसीजी को विथहोल्ड करना है, या आप समझोगे क्यों और कैसे, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपके पास ओएचएसएस का होता नहीं, इसलिए आपको प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर फॉर ओएचएसएस। पैथोफिजियोलॉजी, जो आपका वीईजीएफ एज अ प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज हो रहा था फ्लूइड के अंदर फ्रॉम दी फॉलिकल, ये बेसिकली एंडोथेलियल इंजरी करवाएगा, कैपिलरी लीक करवाएगा, हीमो कॉन्सेंट्रेशन और थ्रोम्बोसिस करवाएगा, और लास्टली इट विल कॉज एंड ऑर्गन डैमेज। इसलिए ओएचएसएस जो है ये बेसिकली एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, एंड ऑर्गन डैमेज करवाती है। अब ओएचएसएस का क्लासिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए, 4 क्लास है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड क्रिटिकल। माइल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट होता है और यूएसजी के ऊपर बायलैटरली इनलार्ज ओवरी आपको देखने को मिलती है। मॉडरेट की बात करते हैं तो मॉडरेट के अंदर आपको यूएसजी के ऊपर असाइटिस देखने को मिलता है, और जो सिम्टम्स होता है वो थोड़े से बढ़ जाता है एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट का कंपैरिजन में। जो सीवियर होता है, सीवियर ओएचएसएस के अंदर क्या होता है, देयर इज अ क्लिनिकल एविडेंस ऑफ असाइटिस प्रेजेंट, क्लिनिकल एविडेंस होता है एसाइटिस का, साथ में आपको साइंस और सिम्टम देखते हैं हाइपोवॉल्यूमिक के, जैसे कि ओलिगोयूरिया और हाइपोटेंशन। फिर हम बात करते हैं क्रिटिकल ओएचएसएस के बारे में। तो क्रिटिकल ओएचएसएस होता है, उसमें एंड ऑर्गन डैमेज आपको देखने को मिलता है। अब ये एंड ऑर्गन डैमेज रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के फॉर्म में आएगा, डीआईसी के फॉर्म में आ सकता है, एक्यूट रिनल फेलियर के फॉर्म में हो सकता है। तो ये आपका बेसिकली ओएचएसएस का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। फिर अर्ली ऑनसेट ओएचएसएस क्या होता है, अगर इंजेक्शन एचसीजी देने के बाद 9 दिनों के अंदर ओएचएसएस डेवलप कर गया तो उसको बोलेंगे अर्ली ऑनसेट वाला ओएचएसएस। अगर इंजेक्शन एचसीजी देने के बाद 9 दिन के बाद आपका डेवलप होता है ओएचएसएस तो उसको बोलेंगे लेट ऑनसेट ओएचएसएस। फिर हम बात करते हैं कि प्रिवेंट कैसे करते हैं आप ओएचएसएस को। देखो प्रिवेंशन भी बड़ा आसान है। प्रिवेंशन के लिए आपको पहले तो रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए कि ओएचएसएस डेवलप किन रिस्क फैक्टर्स के कारण करता है। तो पहला रिस्क फैक्टर जो है वो तो पीसीओएस ही है, क्योंकि पीसीओएस के अंदर क्या होता है, पीसीओएस के अंदर जो है आपके एंटी मलेरियन हार्मोन, जो मलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस भी होता है, उसके लेवल्स बड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना पीसीओएस के अंदर जो फॉलिकल्स का नंबर होता है, छोटे छोटे फॉलिकल्स का जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है। ये छोटे छोटे फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं, एंटी मलेरियन हार्मोन रिलीज करता है। तो अगर फॉलिकल्स का नंबर ज्यादा होगा तो एंटी मलेरियन हार्मोन का भी नंबर ज्यादा होगा, और ये ज्यादा मोर एंटी मलेरियन हार्मोन इज रिस्क फैक्टर फॉर ओएचएसएस। अगर इसके लेवल्स मोर देन 3.3 है तो वो डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है ओएचएसएस के लिए। साथ में अगर एंटर फॉलिकल काउंट ज्यादा है तो वो भी रिस्क फैक्टर होता है फॉर दी ओएचएसएस, क्योंकि फिर यही एंटर फॉलिकल जो है बड़े हो सकते हैं साइज के अंदर, लार्ज फॉलिकल्स बन सकता है आफ्टर गिवन इंजेक्शन एचएमजी। एंड अगर यही इंजेक्शन एचसीजी आप दे दोगे तो फिर ये रप्चर कर जाएंगे, और रप्चर करने के बाद बेसिकली ओएचएसएस करवा देंगे। इसलिए मोर एंटर फॉलिकल काउंट, मोर एएमएच, बोथ आर रिस्क फैक्टर्स ऑफ ओएचएसएस।
साथ में अगर आपके मोर देन इक्वल टू 20 फॉलिकल्स है जिनकी साइज मोर देन 10 mm है, देन ये भी आपका बेसिकली रिस्क फैक्टर है फॉर OHSS, क्योंकि अगर मोर देन इक्वल टू 20 फॉलिकल्स रहेंगे ना, जो जिनकी साइज मोर देन 10 mm है, तो ये बेसिकली क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे इन द सीरम लेवल्स ऑफ E2। और अगर सीरम लेवल्स मोर देन 3500 पिकोग्राम्स है, तो डेफिनेटली वो आपका रिस्क फैक्टर है फॉर द OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। फिर हम बात करते हैं, अगर आपको पता है ये सारी चीजें आपके है रिस्क फैक्टर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलिकल की ग्रोथ और सीरम E2, ये दो लेवल्स, फॉलिकल की ग्रोथ और सीरम E2, इन दोनों लेवल्स को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो मॉनिटर करो भाई दोनों के लेवल्स को, फॉलिकुलर ग्रोथ को भी मॉनिटर करो, सीरम E2 के लेवल्स को भी मॉनिटर करो। अगर आपके फॉलिकल्स मोर देन 20 फॉलिकल्स है जिनकी साइज मोर देन 10 mm है और इंक्रीज इन O2 दिख रहा है, इंक्रीज O2 का मतलब क्या है, एंड और यहाँ पर लगाया हुआ है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चीज भी आपको मिल जाए तो फिर आपको विथ होल्ड करना है HCG को एंड विथ होल्ड करना है इंजेक्शन HMG को। मतलब आपको एक केस बताता हूँ, कोई एक फीमेल है, इसमें सिर्फ 4 फॉलिकल्स, और इन 4 फॉलिकल्स की साइज भी जो है वो ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 15 mm नॉर्मल है। ओके, क्योंकि मैच्योर फॉलिकल 18 mm तक जा सकता है, तो ये 4 ही फॉलिकल्स है और इनकी साइज 15 mm, तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीरम E2 के जो लेवल्स आए हैं, सीरम E2 के लेवल्स आए हैं आपके 3800 MCG। तो फिर इस केस में आपको जो है विथहोल्ड करना पड़ेगा HCG को और विथहोल्ड करना पड़ेगा HMG को, क्योंकि ये E2 के जो लेवल्स नॉर्मल नहीं है। E2 के लेवल्स नॉर्मल क्या होते हैं, E2 के लेवल्स बेसिकली 4 × 200, एक फॉलिकल आपके 200 रिलीज करता है, तो 4 × 200, ये 800 अगर होता आपके E2 के लेवल्स तो वो नॉर्मल होते हैं। जैसे ही E2 के लेवल्स आपके इंक्रीज मिलेंगे आपको, तो आपको क्या करना है, विथहोल्ड करना है इन दोनों को इंजेक्शन को, चाहे वो HCG हो चाहे वो HMG हो। फिर आपको अगर पता है कि इन दोनों में से कोई कंडीशन है, तो फिर आपको क्या करना है, इस फीमेल के अंदर रिस्क को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए रिस्क को आप क्या करते हो, इंजेक्शन GnRH एंटागोनिस्ट के दे देते हो। और जब GnRH एंटागोनिस्ट आप दोगे तो कुछ फॉलिकल्स डाई कर जाएंगे और कुछ सीरम जो E2 है उसके लेवल्स भी डिक्रीज कर जाएगा। सब फॉलिकल्स विल एंड सीरम E2 लेवल्स विल आल्सो डिक्रीज। अब आपने रिड्यूस कर दिया रिस्क को, क्या अब आप इंजेक्शन HCG दे सकते हो? नहीं। इंजेक्शन HCG बेसिकली क्या था, ट्रिगर था ना, वो रप्चर करा रहा था फॉलिकल्स को, जिसके कारण VEGF रिलीज हो रहा था। अब भी आप जो है इंजेक्शन HCG को देके हीरोगिरी मत करो, आप क्या करो, इंजेक्शन HCG की जगह पर कोई और अनादर ट्रिगर दो, कोई और जो है ट्रिगर देना है आपको जो ओवुलेशन करवाएगा, जो बेसिकली आपके फॉलिकल्स को रप्चर करवाएगा। और वो आप दूसरा ट्रिगर क्या होता है, वो तो आपका इंजेक्शन GnRH एगोनिस्ट, जो कि आप ट्रिगर की तरह देते हो, ये फ्लेयर रिस्पॉन्स लाता है, फ्लेयर रिस्पॉन्स के फॉर्म में। जब आप GnRH अगोनिस्ट होगी तो LH का भी रिलीज होगा, LH का रिलीज के कारण LH सर्च होगा, सर्च के कारण बेसिकली आपका ओवुलेशन हो जाएगा। फिर आपके अगर एम्ब्रियोज बन गए, मान लीजिए अगर आपके एम्ब्रियोज बन गए, मतलब कंसीव कर गए फीमेल, एम्ब्रियोज बन गए, तो फिर स्टिल शी इज अ हाई रिस्क। ओके, एम्ब्रियोज बन गए और फीमेल स्टिल हाई रिस्क है। अभी एम्ब्रियोज अगर फीमेल के बॉडी के अंदर बन चुके हैं और बट इफ द फीमेल इज स्टिल हाई रिस्क, और फिर हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, ओके मतलब ओवुलेशन हुआ, हमने ओवुलेशन के बाद में ओवम बाहर निकाल लिया, ओवम बाहर निकालने के बाद हमने IVF के थ्रू एम्ब्रियो बना दिया, अब हम उसको फिर से डालना है इन द बॉडी ऑफ फीमेल, और फीमेल अभी भी हाई रिस्क है फॉर OHSS, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा ना, तो प्रेगनेंसी होगी। ओके, और प्रेगनेंसी एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा, देयर विल बी द फीमेल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओन HCG। और जो एक इंजेक्शन HCG का सहन नहीं कर पा रही थी फीमेल, क्योंकि वो हाई रिस्क थी और वो OHSS हो जा रहा था, अब खुद की बॉडी जब इतना सारा HCG रिलीज करेगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली OHSS हो जाएगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे लेट OHSS। ये बहुत लेट ऑनसेट हुआ ना, आफ्टर मेनी डेज, इसलिए इसको बोलेंगे लेट OHSS। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है एम्ब्रियो ट्रांसफर को उस सेम साइकिल के अंदर, तो हम तब तक क्रायो प्रिजर्व करके रखते हैं एम्ब्रियोज को। ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स आपको रटे हुए होने चाहिए, बहुत सारे सवाल आते हैं। In women with PCOS, risk of OHSS is decreased if we use frozen embryo transfer। जो रिस्क होती है OHSS की वो डिक्रीज हो जाती है अगर हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर को यूज करते हैं तो। और दूसरा, इन वुमेन विद PCOS जो प्री ट्रीटमेंट अगर हम कर दे मेटफॉर्मिन के साथ बिफोर IVF, दिस आल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ OHSS। तो ये 8 पॉइंट आपको पता होने चाहिए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द OHSS। ठीक है, थोड़ा अच्छे से नहीं समझाया मैंने, फिर भी आप पढ़ लेना यार, इजी है। ये एक सवाल है जिसमें बोला गया है कि IVF इज बीइंग डन इन अ पेशेंट ऑफ PCOS, उसमें इंजेक्शन HMG दिया है और अभी 4 फॉलिकल्स है, हर एक की साइज 20 mm है और सीरम E2 के लेवल्स 800 है। तो मुझे बताइए 4 फॉलिकल्स अराउंड 20 mm साइज, ना साइज में कोई प्रॉब्लम है ना 4 फॉलिकल्स में कोई प्रॉब्लम है, और सीरम E2 भी करेक्ट है क्योंकि 4 फॉलिकल्स इतना ही रिलीज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपकी रहेगी कि इंजेक्शन HCG दे दो। अगर नॉर्मल रिस्पॉन्स है, अगर E2 के लेवल्स नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल रिस्पॉन्स है, तो आपको ट्रिगर दे देना है जो आपने डिसाइड किया हुआ होगा, मेन ट्रिगर इंजेक्शन HCG दे देना है, कोई दिक्कत नहीं।
और मैंने बताया था ना कि इंजेक्शन HCG देने के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 2 फॉलिकल्स, जिनकी साइज होगी मोर देन 18 mm। वहां पे 4 फॉलिकल्स थे 20 mm साइज के, तो ऑब्वियसली हमको इंजेक्शन इसी देना है। और नॉर्मल रिस्पॉन्स आपने देख लिया E2 का। अगर मान लीजिए यहाँ पर E2 के लेवल्स 3500 होते हैं, तो फिर आपको विथहोल्ड करना पड़ता। और यहाँ पर करेक्ट है ना, 4 से 800 करेक्ट है। हर एक फॉलिकल 200 रिलीज करेगा तो 4 800 रिलीज करेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर OHSS डेवलप कर गया, तो हम सिविरिटी को डिक्रीज कैसे करते हैं? देखो, सिविरिटी मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं बेसिकली। एक तो ब्रोमोक्रिप्टिन देके, क्योंकि ये VEGF के एक्शन को प्रिवेंट करता है, और दूसरा IV एल्ब्यूमिन देके, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सपांडर होता है और इंक्रीज कर देता है इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम को। तो यहाँ इस तरीके से हमने जो है PCOS और OHSS इन दोनों टॉपिक्स को खत्म करता है। अगले लेक्चर में हम इनफर्टिलिटी को पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है, 2 3 लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।